हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 15 जुलाई 2021 और 15 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, 1983 क्रिकेट विश्व कप की विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज जिनका हाल ही में निधन हो गया। 1983 क्रिकेट विश्व कप की विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यशपाल शर्मा। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है 1983 क्रिकेट विश्व कप की, तो इससे संबंधित कुछ बातों को जान लेते हैं। 1983 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था, जिसमें इंडिया की जीत हुई थी। 1983 का वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप का तीसरा एडिशन था, यानी कि तीसरा संस्करण था। उस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला टूर्नामेंट 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बन सकता है या एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला टूर्नामेंट कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था और आगामी वर्ल्ड कप 2023 में भारत में खेला जाएगा, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि आगामी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा। तो 2023 में भारत में किया जाएगा और यह क्रिकेट वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे, 2278 रन। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन थे। तो सचिन तेंदुलकर थे, जिन्होंने 2278 रन बनाए थे। और सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन थे? वो थे ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्राथ, जिन्होंने 71 विकेट लिए थे। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इनका निधन 66 वर्ष की आयु में हुआ। यशपाल शर्मा का निधन 66 वर्ष की आयु में हुआ। इन्होंने 42 वनडे और 37 टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता टीम भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज जिनका हाल ही में निधन हो गया, यशपाल शर्मा ने भारत का प्रतिनिधित्व कितने मैचों में किया? तो 42 वनडे और 37 टेस्ट मैचों में। यशपाल शर्मा आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 1983 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय थे। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना को किस देश से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ? भारतीय नौसेना को किस देश से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमेरिका से। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। भारत को इस विमान की आपूर्ति अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग द्वारा की जा रही है। P-81 की आपूर्ति भारत को कौन कर रहा है? अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग। भारत इस विमान हेतु बोइंग का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक है। भारतीय नौसेना में वर्ष 2013 में पहला P-81 विमान शामिल किया गया था। कब? वर्ष 2013 में। बोइंग का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में स्थित है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में। बोइंग की स्थापना 15 जुलाई 1916 में हुई थी। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 जुलाई 1916 में। बोइंग के अध्यक्ष और सीईओ डेविड एल कैलहोन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि बोइंग के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो डेविड एल कैलहोन। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी की गई महिलाओं की वनडे रैंकिंग में किस महिला बल्लेबाज को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आईसीसी द्वारा जारी की गई महिलाओं की वनडे रैंकिंग में किस महिला बल्लेबाज को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्टेफनी टेलर को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। स्टेफनी टेलर
वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। ये वनडे रैंकिंग के साथ साथ ऑलराउंडरों की सूची में भी पहले पायदान पर है, यानी कि ये वनडे रैंकिंग में तो पहले स्थान पर है ही, साथ ही में आईसीसी के ऑलराउंडरों की सूची में भी पहले पायदान पर है। वनडे रैंकिंग में दूसरे स्थान पर भारत की मिताली राज है। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी की गई वनडे रैंकिंग में स्टेफनी टेलर के बाद दूसरे स्थान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज है। इस सूची में दक्षिण अफ्रीका की लिजे ली तीसरे स्थान पर है। भारत की शेफाली वर्मा टी20 रैंकिंग में पहले स्थान पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी की गई महिलाओं की टी20 रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है, तो भारत की शेफाली वर्मा। ऑलराउंडरों की सूची में एकमात्र भारतीय दीप्ति शर्मा है जो इस सूची में 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 5वें स्थान पर। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मणिपुर में। तो दोस्तों मणिपुर के बारे में आपको बताता चलूं कि मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत आता है और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत कुल 8 राज्य आते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इनको याद करने का एक तरीका भी है, AA, MM और NST। तो ए से तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ए से असम, M से मणिपुर, M से मेघालय, M से मिजोरम, N से हो जाएगा नागालैंड, S से हो जाएगा सिक्किम और T से त्रिपुरा। तो मणिपुर की राजधानी का इम्फाल है। मणिपुर में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 9 जिले हैं मणिपुर में। और मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? N बीरेन सिंह। मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। इन परियोजनाओं पर 4148 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। यानी कि हाल ही में नितिन गडकरी द्वारा मणिपुर में जो 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया गया है उस पर 4148 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। इन परियोजनाओं के माध्यम से मणिपुर को देश के अन्य राज्यों और पड़ोसी देशों के साथ आसानी से जोड़ा जा सकेगा। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2021 के बहरीन केरलिया समाजम के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2021 के बहरीन केरलिया समाजम के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओमचेरी NN पिल्लई को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह पुरस्कार उन व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है जिनका मलयालम भाषा और साहित्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान हो। इस पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए की नगद राशि के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के नए राज्यपाल बने? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के नए राज्यपाल बने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश के। दोस्तों आपको बताता चलूं कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक साथ 8 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है, जिसमें राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं, कर्नाटक के राज्यपाल बने हैं थावरचंद गहलोत, मिजोरम के राज्यपाल बने हैं हरिबाबू कनमपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल, गोवा के राज्यपाल बने हैं PS श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा के राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय और झारखंड के राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। ये हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल बने हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए कि हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं वो हिमाचल प्रदेश के किस क्रम के राज्यपाल हैं?
तो 28वें राज्यपाल बने हैं वो। राज्य के राज्यपालों को राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलवाते हैं, यानी कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाते हैं। और इन राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर राज्यपाल नियुक्त होने से पूर्व गोवा विधानसभा के अध्यक्ष थे। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय को टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए जिम्नास्टिक जज चुना गया है? किस भारतीय को टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए जिम्नास्टिक जज चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दीपक काबरा को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह ओलंपिक के जिम्नास्टिक स्पर्धा के लिए जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दीपक काबरा ओलंपिक के जिम्नास्टिक स्पर्धा के लिए जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के लयबद्ध जिम्नास्ट इवेंट में जज होंगे। किस स्पर्धा में? ओलंपिक में पुरुषों की लयबद्ध जिम्नास्ट इवेंट में। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय जिम्नास्ट का प्रतिनिधित्व प्रणति नायक करेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय जिम्नास्टिक का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो प्रणति नायक। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में भारत के डिजिटल पेमेंट माध्यम भीम यूपीआई को अपनाया गया है? भारत के किस पड़ोसी देश में भारत के डिजिटल पेमेंट माध्यम भीम यूपीआई को हाल ही में अपनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भूटान में। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। भूटान भारत का पहला पड़ोसी देश बन गया है जिसने भारत के भीम यूपीआई के क्यूआर कोड को मान्यता दी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत के डिजिटल पेमेंट माध्यम भीम यूपीआई को अपनाया है? तो भूटान ने। सिंगापुर के बाद भूटान दूसरा देश बन गया है जिसने मर्चेंट लोकेशन पर भीम यूपीआई को स्वीकार किया है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के डिजिटल पेमेंट माध्यम भीम यूपीआई को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो सर्वप्रथम अपनाया था सिंगापुर ने और उसके बाद में भूटान ने। लेकिन अगर पड़ोसी देशों की बात की जाए तो सबसे पहले भूटान ने। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करते चलिए, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य मवेशियों की रक्षा के लिए कानून लाने वाला भारत का पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? मवेशियों की रक्षा के लिए कानून लाने वाला भारत का पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत 8 राज्य आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, असम। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। असम के मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों में बीफ बेचने की अनुमति नहीं देना है जहां मुख्य रूप से हिंदू, जैन और सिख समुदाय रहते हैं। असम के मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 का मुख्य उद्देश्य है कि उन क्षेत्रों में बीफ बेचने की अनुमति नहीं देना जहां मुख्य रूप से हिंदू, जैन और सिख समुदाय रहते हैं। बिल के अनुसार मंदिर और अधिकारियों द्वारा निर्धारित किसी संस्था के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ बेचने पर पाबंदी होगी। तो आज का हमारा अगला सवाल है, कौन सा देश वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? 2026 में आयोजित होने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत। यहां पे बताता चलो दोस्तों कि बैडमिंटन जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वो है इंडोनेशिया का। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी फील्ड हॉकी है।
अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इससे पूर्व वर्ष 2009 में भारत में इसका आयोजन किया गया था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 2009 में भी भारत में ही किया गया था। बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीलंका क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दमिका सुदर्शना। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में समाप्त हुए यूरो फुटबॉल कप 2020 के लिए किस खिलाड़ी को गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यूरो फुटबॉल कप 2020 के लिए किस खिलाड़ी को गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। दोस्तों आपको बताता चलूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल की फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में मात्र 4 मैचों में 5 गोल करके यह अवार्ड जीता है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में चर्चित पुस्तक द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी के लेखक कौन है? चर्चित पुस्तक द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अशोक चक्रवर्ती। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। अशोक चक्रवर्ती वर्तमान में जिम्बाब्वे सरकार में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार हैं और एक अर्थशास्त्री भी हैं। यह पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक स्वतंत्र भारत के सबसे काले घंटों के बारे में बताती है, जब आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान 1.5 लाख से अधिक लोगों को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया था और कम से कम 11 मिलियन लोगों की जबरन नसबंदी तक करवा दी गई थी। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने किस जानवर का बीमा करने हेतु नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL के साथ करार किया है? राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने किस जानवर का बीमा करने हेतु नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL के साथ करार किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिमालयी याक। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। भारत में याक की कुल आबादी 58,000 है। याक की सबसे ज्यादा आबादी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में है। हिमालयी याक ठंडे तापमान के रहने के आदी हैं और -40 डिग्री तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन जब तापमान 13 डिग्री से अधिक हो जाता है तो इन्हें मुश्किलें होने लगती हैं। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले ब्लड बैंक का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत के पहले ब्लड बैंक का पहला अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पद्म कुमार माधवन को। आपको बताता चलो दोस्तों कि ब्लड बैंक एक तरह की असेंस्ड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जो दूसरे बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली का काम करते हैं, इसलिए इनका नाम ब्लड बैंक पड़ा है। तो दोस्तों आज का हमारा बोनस सवाल है, कौन सा देश दुनिया का पहला वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण कर रहा है? दुनिया का पहला वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।